तो आज हम बात कर रहे हैं सुदूर अतीत की। मतलब हजारों साल पहले क्या हुआ था ये हम ठीक ठीक कैसे जान सकते हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इसी पहेली को आप कह सकते हैं सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, कभी कभी 100 साल पहले की बात जाना भी कितना मुश्किल हो जाता है, तो फिर हजारों साल। हाँ, बिल्कुल। और यही दस्तावेज यही दिलचस्प बात सामने लाते हैं कि जानने के तरीके हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ अंधेरे में है और हम सिर्फ राजा महाराजाओं की बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ या उनके महलों तक ही सीमित नहीं है। इन तरीकों से मतलब जो आम लोग थे, उनकी जिंदगी, वो क्या खाते थे, कैसे घरों में रहते थे, यहाँ तक कि शायद उनके बच्चे क्या खेल खेलते होंगे, इसकी भी एक झलक मिल जाती है। कमाल है, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए फिर इन दस्तावेजों के साथ थोड़ा अतीत की गहराइयों में उतरते हैं। कहाँ से शुरू करें? शायद शायद वहां से जहां इंसान ने पहली बार रहना शुरू किया, बस्तियां बसाई। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। जैसे नर्मदा नदी के किनारा है, वहाँ लाखों साल पहले लोग रहते थे। वो कुशल संग्राहक थे, मतलब जंगल से खाना इकट्ठा करना, शिकार करना, ये सब जानते थे। लाखों साल पहले नर्मदा किनारे। जी। या फिर आप पश्चिम उत्तर में देखिए, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का इलाका, वहाँ करीब 8,000 साल पहले। 8,000? हाँ, लगभग 8,000 साल पहले लोगों ने गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना सीख लिया था और भेड़, बकरी, गाय, बैल पालना भी शुरू कर दिया था। ये समझिए शुरुआती गांव थे। वाह, मतलब खेती और पशुपालन 8,000 साल पहले। और मध्य भारत में वो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में, वहां तो चावल के भी निशान मिले हैं सबसे पुराने, है ना? जी हाँ, बिल्कुल, चावल उगाने के सबूत भी मिले हैं। और फिर धीरे धीरे समय के साथ शहर भी बसने लगे। जैसे सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उनके किनारे करीब 4700 साल पहले कुछ शुरुआती शहर आबाद हुए। 4700 साल पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वाले शहर। हाँ, उसी दौर के। और फिर काफी बाद में लगभग 2500 साल पहले गंगा घाटी में और समुद्र के किनारों पर भी शहर विकसित हुए। अच्छा, और इसी समय के आसपास गंगा के दक्षिण में वो मगध, वो शक्तिशाली राज्य भी तो उभरा था। बिल्कुल, मगध जैसा शक्तिशाली राज्य भी इसी दौर में बना। और देखिए, लोग सिर्फ एक जगह टिके नहीं रहते थे, यात्राएं भी खूब करते थे। हाँ, ये तो होता ही होगा। निश्चित रूप से, कभी काम की तलाश में निकल पड़ते थे, कभी व्यापार के लिए। धर्मगुरु भी जाते थे अपनी शिक्षा देने या कुछ सीखने। और कुछ लोग तो बस घूमने की जिज्ञासा में ही नई नई जगहें खोजते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि कोई बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या सेनाओं के हमले, तो लोगों को मजबूरन एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। और इन यात्राओं से, मतलब इस आने जाने से क्या हुआ? विचारों का लेन देन। बिल्कुल, यही सबसे अहम बात है। आइडियाज फैले, जिसने हमारी संस्कृति को, हमारे रहन सहन को और ज्यादा रंगीन बनाया। पत्थर तराशने के नए तरीके सीखे लोगों ने एक दूसरे से, संगीत की नई धुनें बनी, यहाँ तक कि खाना पकाने के ढंग भी बदले, मिक्स हुए। और यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे कि ये सब बातें हम तक पहुंची कैसे हजारों साल बाद। ये दस्तावेज किन सुरागों का जिक्र करते हैं? मतलब जरिया क्या है ये सब जानने का? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है कि आखिर ये ज्ञान हम तक आया कहाँ से। तो देखिए, मुख्य तौर पर 3 रास्ते बताए गए हैं। पहला है पांडुलिपियां, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जिन्हें कहते हैं। पांडुलिपियां मतलब हाथ से लिखी हुई? जी हाँ, बिल्कुल, हाथ से लिखी हुई किताबें। ये ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थीं या फिर हिमालय में एक पेड़ होता है भुर्ज, उसकी छाल पर। अरे वाह, ताड़ के पत्ते या पेड़ की छाल पर। सोचिए कितनी नाजुक रही होंगी ये। हाँ, बहुत। कई तो कीड़े खा गए, कई नष्ट हो गईं, पर जो बची है वो मंदिरों और विहारों में मिली है। इनमें सब कुछ है, धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज, दवाइयाँ, विज्ञान, राजाओं की जीवन। और भाषाएं, ये किस भाषा में होती थी? ये ज्यादातर संस्कृत, प्राकृत यानी आम लोगों की भाषा, या फिर तमिल जैसी भाषाओं में मिलती हैं। हाथ से लिखी किताबें, हजारों साल पुरानी, लेकिन जैसा आपने कहा ये नाजुक थीं, तो इनके बचने की संभावना तो कम रही होगी। क्या कोई और ज्यादा टिकाऊ तरीका भी था जानकारी सहेजने का? बिल्कुल था, और वो है हमारा दूसरा स्रोत, अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। अभिलेख मतलब? पत्थर या धातु जैसी किसी सख्त सतह पर खोदे गए लेख। अच्छा। जैसे शिलालेख वगैरह। हाँ, वही। राजा महाराजा अक्सर अपने आदेश या अपनी जीत का बखान इन पर खुदवाते थे। क्यों?
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें पढ़ सकें और वो लंबे समय तक टिके रहें, मिटे नहीं। जैसे अफगानिस्तान के कंधार से अशोक का एक अभिलेख मिला है। वो करीब 2250 साल पुराना है। 2500 साल से भी ज्यादा पुराना। जी। और दिलचस्प बात यह है कि वो एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग लिपियों और भाषाओं में है, यूनानी और अरामाइक, क्योंकि उस इलाके में ये भाषाएं बोली जाती थीं। कमाल है। पत्थर पे लिखे संदेश, मतलब ये तो काफी पक्के सबूत हुए। और तीसरा जरिया आपने बताया था पुरातत्व। आर्कियोलॉजी। सही। पुरातत्व यानी पुरानी चीजों का अध्ययन, जो चीजें अतीत में बनी और इस्तेमाल हुई। पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी इमारतों के खंडहर, मूर्तियां, पेंटिंग्स, औजार, हथियार, बर्तन, गहने, सिक्के, ऐसी चीजों को खोज निकालते हैं। अक्सर ये चीजें जमीन के नीचे दबी मिलती हैं, तो खुदाई करनी पड़ती है। अच्छा, खुदाई करके निकालते हैं। जी हाँ। और सिर्फ यही नहीं, जानवरों की हड्डियां तक मिल जाती हैं या जले हुए अनाज के दाने। जले हुए दाने, उनसे क्या पता चलता है? उनसे पता चलता है कि उस जमाने के लोग क्या खाते पीते थे, कौन सी फसलें उगाते थे। तो ये इतिहासकार और पुरातत्वविद जो हैं वो एक तरह से जासूस का काम करते हैं। इन पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरानी चीज़ों के टुकड़ों को जोड़कर अतीत की एक तस्वीर बनाते हैं। इन सबको स्रोत कहते हैं ना? जी बिल्कुल। इन्हें ही स्रोत या सोर्स कहा जाता है। इन्हीं सुरागों से अतीत को समझने की कोशिश होती है। लेकिन क्या सबका अतीत एक जैसा था? मतलब क्या राजा का अतीत और एक किसान का अतीत एक ही था? इस बारे में दस्तावेज क्या कहते हैं? ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो ये दस्तावेज उठाते हैं। आपने शायद ध्यान दिया हो, किताब का जो शीर्षक है उसमें अतीत शब्द बहुवचन में इस्तेमाल हुआ है। हमारे अतीत। हाँ, अतीतो नहीं, अतीत। अच्छा, बहुवचन में। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अलग-अलग समूहों के लोगों के लिए अतीत के मायने अलग थे, उनका अनुभव अलग था। जैसे आपने कहा, एक किसान या चरवाहे की जिंदगी राजा रानी की जिंदगी से बहुत ही अलग थी, है ना? एक व्यापारी का जीवन एक शिल्पकार से बिल्कुल जुदा था। हाँ, ये तो आज भी सच है। अलग अलग लोगों के अनुभव, उनकी दुनिया अलग अलग होती है। ठीक वैसे ही। और इसमें एक बात और है, जो शासक थे, राजा थे, वो अपनी जीत का, अपने कामों का लेखा जोखा अक्सर रखवाते थे, अभिलेखों में या शायद पांडुलिपियों में भी। इसलिए उनके बारे में हमें जानकारी ज्यादा मिल जाती है। लेकिन जो आम लोग थे, शिकारी, मछुआरे, किसान, चरवाहे, हाँ, वो आमतौर पर अपने रोजमर्रा के कामों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे, हिसाब किताब नहीं लिखते थे कि आज क्या खाया, कल क्या पहना। तो फिर उनके बारे में अंदाजा कैसे लगता है? उनकी जिंदगी कैसी थी? हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि आम लोगों के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। ये पहेली कह सकते हैं कि पूरी तरह सुलझी नहीं है अभी। तो हमने देखा कि अतीत को जानने के कई साधन हैं हमारे पास। वो हाथ से लिखी नाजुक पांडुलिपियां, पत्थर पर खुदे मजबूत अभिलेख और जमीन में दबे पुरातात्विक सुराग जैसे बर्तन, औजार वगैरह। इनसे हमें अंदाजा लगता है कि लोग कहाँ बसे, क्या करते थे और कैसे यात्राओं ने, मतलब लोगों के आने जाने ने, विचारों को दूर दूर तक फैलाया। जी। और ये भी समझा कि अतीत कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है, बल्कि कई अलग अलग अनुभवों का, कई अलग अलग जिंदगियों का एक ताना बाना है। शासकों की कहानियां हमें ज्यादा मिलती हैं क्योंकि वो दर्ज करवाई गई, पर आम लोगों की जिंदगी को समझने के लिए हमें पुरातत्व जैसे स्रोतों से मिले इशारों को बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना पड़ता है। बिल्कुल।